वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स और लिसनर्स का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेक्शंस 94 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कर ली थी और बात अगर हम करें इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की तो उसकी सेक्शन 91 कंप्लीट कर ली थी। एक्चुअली 91 एंड 92 दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई सेक्शंस हैं। हम जनरली इनको साथ में पढ़ते हैं पर वीडियो लंबा हो जाता है, आपको समझ नहीं आता, इसलिए हम इन दोनों सेक्शंस को अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। तो 91 का मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट दे देता हूँ, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। 91 ने जो हमसे बात की थी, जो हमारी धारा 91 थी, जो सेक्शन 91 थी, सेक्शन इसका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की 91, और अगर इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस जो न्यू लॉ की सेक्शंस की बात करें तो 94 और बीएसए दोनों की बात करें। उनकी अगर जिसकी बात करें तो मैं बता दूं, ये कहती थी कि अगर कोई भी टर्म्स है, अब वो किसी कॉन्ट्रैक्ट की हो, किसी ग्रांट की हो या डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की, अगर कोई आप टर्म है और उसको आप क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर ले रहे हो एक डॉक्यूमेंट के ऊपर, मतलब डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख ले रहे हो, लिखित में एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हो, या लॉ के द्वारा ऐसा रिक्वायर है कि उसे रिटन में किया जाए, या कोई कानून है जिसमें लिख दिया गया है कि भाई साहब इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा या कोई अनुदान होगा या कोई डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी होगी, मतलब किसी प्रॉपर्टी का निपटान करना है, तो आपको एक कानून में ऐसा है कि ऐसा रिक्वायर है, कानून के द्वारा आवश्यक है कि उसको लिखित में करना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा कर लिया है तो उसके लिए आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। उसके लिए आप या तो जो डॉक्यूमेंट है वो खुद दे दो, उसके जरिए प्रूव करो, या उसके लिए सेकेंडरी एविडेंस दे दो अगर वो उन कंडीशंस को फुलफिल करता हो जिन कंडीशंस में वो एडमिसिबल हो न्यायालय के अंदर। इतनी बात हमें सेक्शन 91 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, और बात अगर न्यू लॉ की करें तो 94 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 करता था। कुछ एक्सेप्शंस थे, जैसे कि पब्लिक ऑफिशियल्स हो गया, उसके अपॉइंटमेंट को लेके वगैरह थी, वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। अब उससे आगे की सेक्शन जो आज है उसको हम कवर करेंगे, सेक्शन 95 बीएसए की, न्यू लॉ की, और सेक्शन 92 तुम्हारे इंडियन एविडेंस एक्ट की। तो बात कर लेते हैं बगैर किसी देरी के। तो पहली चीज तो ये कि जो सेक्शन 92 इंडियन एविडेंस एक्ट की थी वो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर उसको 95 हो गई है। तो पहली चीज ये, जो सेक्शन 92 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर हुआ करती थी वो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 95 होगी। हेडिंग्स के अंदर कोई चेंज नहीं है। क्या कहती है हेडिंग? एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एविडेंस, मतलब ये कि मौखिक साक्ष्य के, मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन। मैं अगर और इजी करूं आपको तो जो ओरल एग्रीमेंट का कोई अगर एविडेंस है उसको बाहर करना, ओरल एग्रीमेंट का अगर कोई एविडेंस आप देना चाहते हो उसको शामिल ना करना, ये है इस सेक्शंस का मतलब, इस धारा का मतलब। तो समझ लेते हैं, क्योंकि 91 मैंने आपको बता दिया है तो अब आपको इजीली समझ आ जाएगा। When the term of any such contract, ठीक है, आपको बहुत बारीक सा अंतर समझ में आएगा। इसके जो प्रोवाइजो है आपको बिल्कुल घुमाने वाले हैं, मैं विद एग्जांपल समझा दूंगा, तो बहुत ज्यादा टफ वाली बात नहीं है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। When the terms of any such contract, grant or other disposition of property or any matter required by law to be reduced to the form of document has been proved according to the last sections oblique 94। तो 94 लास्ट सेक्शन की जगह रिप्लेस करके 94 लिख दिया। एक्चुअली यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 91 लिखना था, तो लॉ मेकर्स ने उस टाइम लास्ट सेक्शन लिख दिया, मतलब दोनों का सेम निकल रहा था। अब हमारे लॉ मेकर्स ने इसको सेक्शन ही कर दिया 94, मतलब 94 के अकॉर्डिंग अगर वो प्रूव हो गया है, इतनी सी बात।
तो यहां तक मैं बता दूं कि कोई कंडीशंस है किसी ग्रांट की, कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी संविदा के अंदर कोई शर्त है, किसी अनुदान के अंदर कोई शर्त है, अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब किसी प्रॉपर्टी के निपटान को लेकर कोई शर्त है, और एनी मैटर, कोई ऐसा मैटर है जिसको कानून के द्वारा ऐसा आवश्यक है कि उसको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रिड्यूस किया जाए। चार चीजें, 91 पुराने लॉ की, न्यू लॉ की, 94 टॉक्स अबाउट, जो बात कर रहे थे वो किस तीन चीजों की, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की टर्म्स की। 92 और न्यू लॉ की सेक्शन 95 बात कर रही है, एक और चीज ऐड कर रही है, और एनी अदर मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ, मतलब इसके अलावा भी कोई चीज है और डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अगर बना दी गई है, उसका लिखित डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया गया है, और वो पीछे की जो सेक्शंस थी हमारी, पुराने लॉ की बात करें तो 91 और नए लॉ की बात करें तो 94 के अकॉर्डिंग अगर वो प्रूव हो गई है तो क्या होगा। तो ये धारा हमें बताती है, ये सेक्शन बताती है कि नो एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड। तो ये कहती है कि कोई भी एविडेंस, ओरल एविडेंस मतलब मौखिक साक्ष्य नहीं स्वीकार किया जाएगा न्यायालय के अंदर, और ना ही कोई स्टेटमेंट स्वीकार्य होगी। As between the parties to any such instrument or their representative in interest for the purpose of contradicting, varying, adding or subtracting from its terms। ये कुछ चार वर्ड है महत्वपूर्ण। अब मैं इस सेक्शन को आपको बता देता हूं। ये कहना चाह रहे हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, उसकी टर्म हो, किसी ग्रांट की टर्म हो, किसी डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की टर्म हो, या एनी अदर मैटर हो, उसकी कोई टर्म हो जिसको रिड्यूस कर लिया गया है डॉक्यूमेंट में, लिखित बना लिया गया उसका, ठीक। तो ये कह रहे हैं, और जिसको सेक्शन जो पुराने लॉ की बात करें तो 91 और नए लॉ की बात करें तो 94 के अकॉर्डिंग प्रूव कर दिया गया, तो उसके लिए अब आप कोई भी मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकोगे, ना ही कोई स्टेटमेंट स्वीकार्य होगी इससे संबंधित उन पार्टियों के बीच में, और उन पार्टियों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, एलआरस होंगे ना, जिनका इंटरेस्ट होगा इसमें, उनकी भी नहीं होंगी। ठीक है, किस पर्पस के लिए? कॉन्ट्राडिक्टिंग करने के लिए, विखंडन करने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट का या उस ग्रांट का या उस डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी का या किसी एनी अदर मैटर का। वेराइंग मतलब रद्द करने का। किस चीज का रद्द करने का? ग्रांट का, कॉन्ट्रैक्ट का, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का। ऐसे ही एडिंग मतलब कुछ उसमें जोड़ना हो, किसी जैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, किसी ग्रांट के अंदर, किसी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर कोई एनी अदर मैटर हो जिसको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रिड्यूस कर लिया गया हो, उसके अंदर आपको ये चारों चीजों में से कुछ भी करना हो, उसके लिए मौखिक साक्ष्य न दिया जा सकेगा उन पार्टियों के द्वारा और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा न्यायालय के अंदर, और ना ही इस तरह की कोई स्टेटमेंट अलाउ करेगा कोर्ट, एडमिट हो। पर यहां पे ध्यान रखना आप, पार्टीज और एनी सच इंस्ट्रूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेड इन इंटरेस्ट, पार्टी और उनके रिप्रेजेंटेटिव जिनका इंटरेस्ट है, उनका मौखिक साक्ष्य एडमिसिबल नहीं होगा। मतलब सेक्शन से हमसे कहना चाह रही है कि उनके अलावा कोई अगर मौखिक साक्ष्य लेके आता है तो देखा जा सकता है उसको। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसके प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बात ये कहता है कि मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा, पर प्रोवाइजो ये बताता है हमें कि किस किस कंडीशंस में आप मौखिक साक्ष्य दे सकोगे। ठीक है, धारा एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट की बात करेगी। ओरल एग्रीमेंट को उसको भाई सब ये एक्सक्लूजन करेगी, मतलब बाहर ही कर देगी। पर अब इसके प्रोवाइजो है जो बता रहे हैं कि किस तरह से, किस कंडीशंस के अंदर आप ओरल एग्रीमेंट भी दे सकोगे। यहाँ इन्होंने बता दिया कि भाई साहब पार्टी और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है इंटरेस्ट, उनके जरिए न तो कोई मौखिक साक्ष्य उनका लिया जा सकेगा और ना ही कोई स्टेटमेंट ली जा सकेगी।
तो पहला प्रोवाइजो है जो बात करता है प्रोवाइडेड दैट एनी फैक्ट मे बी प्रूव विच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट और विच would entitle any person to any decree or order relating to thereto। ये कह रहे थे कोई फैक्ट है जो कि प्रूव है, किस कैसे प्रूव हुआ वो, इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट, मतलब वो डॉक्यूमेंट की इनवैलिडिटी नहीं हो डॉक्यूमेंट, और अगर इसके लिए अगर मौखिक साक्ष्य लिया जाए या स्टेटमेंट मौखिक रिकॉर्ड की जाए तो जो पर्सन है हो सकता है उसको डिग्री मिल जाए, वो ऑर्डर मिल जाए इससे संबंधित। यहाँ टर्म्स की बात नहीं हो रही, वो डॉक्यूमेंट ही जो है ना वो ही इनवैलिडेटेड हो गया है। अब वो कैसे इनवैलिडेटेड हो गया है, सच एज फ्रॉड करके इनवैलिडेटेड हो गया, इंटीमेशंस के द्वारा हो गया, इलेगलिटी के द्वारा हो गया, want of due execution हो, want of capacity in any contracting party हो, want और failure of consideration हो, और mistake in fact हो, और mistake in law हो। तो इन कंडीशंस के अंदर अगर है, कुछ कंडीशंस है ये आपको देखनी है, तो आप क्या कर सकोगे, ओरल एग्रीमेंट, ओरल एविडेंस दे सकोगे, स्टेटमेंट दे सकोगे। जो सेक्शन हमारी 92 और नए लॉ की बात करें तो 95 जो कह रही थी कि आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकोगे, ना ही स्टेटमेंट दे सकोगे, सेम इस कंडीशन ऐसी आई है। अब मैं आपको इजी समझाऊं, ये डॉक्यूमेंट है कोई, इसके अंदर कंडीशंस लिखी हैं, और सेक्शन 91 पुराने लॉ और नए लॉ का 94 के अकॉर्डिंग इसको प्रूव कर लिया गया, डॉक्यूमेंट के में रिड्यूस कर लिया गया, लॉ के द्वारा भी ऐसा रिक्वायर था कि इसको रिड्यूस करना चाहिए, कर लिया गया। अभी प्रोवाइजो ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट जो है ना यही इनवैलिडेट है, मतलब ये जिस प्रोसेस के जरिए बनना चाहिए था वो बना नहीं, या जिसको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जिस लॉ के अकॉर्डिंग उस लॉ के द्वारा हुआ नहीं, इसका एग्जीक्यूशन उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है इसके अंदर, या मिस्टेक ऑफ लॉ इसके अंदर, फेलर ऑफ कंसिडरेशन है इसके अंदर, कुछ भी चीज इसके अंदर हो सकती है। तो अगर इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो बेशक उसका फैक्ट प्रूव हो गया हो, पर ऐसा डॉक्यूमेंट क्या होगा, इनवैलिडेट होगा, मतलब वैलिड नहीं होगा वो। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट के लिए ओरल एविडेंस आप दे सकोगे। इतनी सी बात है इस प्रोवाइजो की। अब सेकंड प्रोवाइजो ये है, provided further that the existence of any separate oral agreement as to any matter on which is a document is silent। डॉक्यूमेंट क्या है, शांत है वहां पर, and which is not inconsistent with its terms may be proved in consider whether or not this proviso apply, the court shall have regard to degree of formality of the documents। अब मैं बता दूं, कोई डॉक्यूमेंट है जो एग्जिस्ट करता है और उसका कोई सेपरेट और डॉक्यूमेंट का कोई सेपरेट ओरल एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है एनी मैटर पे, ठीक, जहां पे वो डॉक्यूमेंट साइलेंट है और उसकी जो टर्म और कंडीशंस हैं वो इस तरह का जो ओरल एग्रीमेंट है उससे इनकंसिस्टेंट है, मतलब उसका विरोध नहीं कर रही है, तब इसको ओरल एविडेंस के द्वारा प्रूव किया जा सकेगा, मतलब तब आप ओरल एविडेंस दे सकोगे। पर ये चीज एक देखने वाली बात होगी कि इन कंसीडर वेदर और नॉट दिस प्रोवाइजो अप्लाई, तो वो ये कोर्ट को देखना है, कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। कोर्ट को ये चीज देखनी है कि वो डॉक्यूमेंट साइलेंट है और उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है क्या वो इनकंसिस्टेंट तो नहीं है इस चीज से, ये कोर्ट को देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आप ऐसे समझ लो कि आपने ए और बी ने कोई एक, ये ए और बी है, ठीक है, इन दोनों ने कोई एक मान के चलो कॉन्ट्रैक्ट किया या कोई ग्रांट की या कोई डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी किया, एनी अदर मैटर को मान के चलो कोई अपना एक संविदा कर लिया। अब उसके अंदर उन्होंने कंडीशंस लिखी, मान के चलो ए और बी है,
एक रेंट एग्रीमेंट इन्होंने बनाया, एक रेंट एग्रीमेंट कॉन्टेक्ट किया था उन्होंने कि इस मकान का किराया हमें इस तारीख को मिला करेगा, ठीक है। अब वो किराया किसको देना है इस तरह की कंडीशंस उसमें नहीं लिखी, मतलब वो चीज साइलेंट है। तो अब जो चीज साइलेंट है उसके बारे में आप ओरल एग्रीमेंट दे सको, क्योंकि वो है तो उससे रिलेटेड, तो उस चीज के बारे में आप ओरल एग्रीमेंट दे सकोगे। ऐसे ही अपने कोई माल को लेके कोई आप दोनों के बीच में समझौता हुआ, आपका कोई एक आपने कांटेक्ट किया किसी माल को लेके कि ये माल ऐसे ऐसे आना है और इस तरह से चलना है, उसमें सारी कंडीशंस लिख दी, पर माल की रेट वगैरह जो थे ना वो डिसाइड नहीं किया आपने। तो ये कॉन्टेक्ट से ही संबंधित है, उसी से आगे की चीज, पर ये चीज आपने नहीं लिखी उसमें, अभी अंडरस्टूड होने वाली बात है। तो इस चीज के लिए आप मौखिक साक्ष्य दे सकोगे। इसी तरह से और कोई इलस्ट्रेशन आप सोच सकते हो, कोई भी, कि जिसके अंदर क्या हो कंडीशंस लिखी हो, कंडीशंस लिखी हो। जैसे और चलो एग्जांपल ले लेते हैं, आपने कहीं पीजी में एडमिशन लिया, अब आपको उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कि 1 साल भर के लिए रखेंगे, आपका ये चीज है, ये चीज है। अब उसके अंदर उन्होंने क्या करा, एक चीज का आपका जैसे क्लीन मांग के चलो, सफाई के बारे में नहीं लिखा कि सफाई के चार्जेस क्या होंगे आपसे, तो उसके बारे में अगर जब कभी न्यायालय में कोई बात चलती है तो उसके बारे में आप ओरल एविडेंस दे सकोगे। इसके अलावा जो लिखित है, जहां तक डॉक्यूमेंट साइलेंट नहीं है, जहां तक डॉक्यूमेंट मौन नहीं है कोई दस्तावेज, तो वहां जब मौन है वही के लिए आप दे सकोगे, जहां मौन नहीं है, जहां क्लियर लिखा हुआ है, वहां आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकोगे। ये था इस प्रोवाइजो का मतलब। नेक्स्ट प्रोवाइजो देख लेते हैं, provided also that the existence of any separate oral agreement constitute a condition precedent to the attaching of any obligation under any such contract, grant, disposition of property may be proved। अब ये कंडीशन प्रेसिडेंस की बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि कोई सेपरेट ओरल एग्रीमेंट जो है, आपका कोई मौखिक करार है, वो एग्जिस्टेंस में है, कैसे, कंडीशन प्रेसिडेंस के जरिए, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर आप ओरल एग्रीमेंट ओरल एविडेंस दे सकोगे, मौखिक साक्ष्य दे सकोगे। अब मैं इसको भी आपको बहुत इजी तरीके से समझा दूं। मान के चलो ए और बी व्यक्ति हैं, ए और ये बी है। अब इन दोनों ने एक करार किया कि हम शिमला में जाके एक होटल लेंगे और इस तरह से ये करेंगे, प्रॉपर्टी हम खरीदेंगे और इस तरह से ये चीजें होंगी, फर्नीचर का तुमने देखना ये चीज, और ये चीजें इस डेट के बाद लागू होंगी। एग्रीमेंट कर लिया पर वहां जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। अब उसमें प्रेसिडेंट कंडीशंस लगा दी कि इसके बाद वहां पे अभी वो जगह है वो किसी और को दे रखी, जब वो खाली हो जाएगी ना जगह तब हमें मिलेगी, उसके बाद से ये कंडीशंस लागू होंगी। तो जहां तक वो कंडीशंस इस तरह की है, आप प्रेसिडेंट है तो उसके लिए प्रेसिडेंट कंडीशंस आ गई, तो उसके लिए आप मौखिक साक्ष्य दे सकोगे, ठीक है, उसके लिए मौखिक साक्ष्य लिया जा सकेगा। ये तो था प्रेसिडेंट कंडीशंस। इसी तरह और मान के चलो कि कोई दूसरा एग्जांपल मैं दूं, कोई आप रेंट के लिए घर लेते हो, पर उस रेंट पे कोई मकान लेने जाते हो पर उस पे ऑलरेडी कोई रह रहा है, ठीक है। अब वो मकान खाली तो हुआ नहीं, पर आपने पहले ही एक बना लिया, अपना कांटेक्ट कर लिया कि ये मकान मुझे इस तारीख से मिल जाएगा और इस तारीख से आपने मुझे पैसे देने शुरू करने हैं। अब वो मकान खाली नहीं हुआ, अब इसको लेके कभी कोई विवाद हुआ तो आप मौखिक साक्ष्य दे सकोगे इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड आल्सो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी, ये क्या है, आप उसके मान के चलो प्रोवाइजो है, अपवाद है। जनरली में तो ओरल एविडेंस आप नहीं दे सकोगे जो बता दिया, पर कुछ प्रोवाइजो में दे सकोगे, जैसे कंडीशन प्रेसिडेंस हो गया, कोई डॉक्यूमेंट साइलेंट है तो मैंने उसका एग्जांपल दे ही दिया। अब जैसे समझो प्रोवाइडेड आल्सो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट और rescind or modify any such contract, grant or disposition of property may be proved except in cases in which such contract, grant or disposition of property is by law required to be in writing or has been registered according to the law in force for the time being as the registration of document। तो ये कह रहा है कि कोई distinct subsequent oral agreement है, वो existence में है और उसको क्या
रद्द करने की बात हो, चाहे मॉडिफाई करने की बात हो, तो इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या ग्रांट हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी हो, उसे प्रूव किया जा सकेगा ओरल एविडेंस के द्वारा, केवल इन केसेस को छोड़ के। कौन से केसेस? अगर वो डॉक्यूमेंट लॉ के द्वारा रिक्वायर है कि उसे राइटिंग में होना चाहिए, तब आप इस प्रोवाइजो का फायदा नहीं ले पाओगे, तब आप ओरल एविडेंस नहीं दे पाओगे। और ऐसा है कि वर्तमान में कोई लॉ चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, फोर्स में है, उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कर लिया गया है, तब भी आप नहीं दे सकोगे। सिंपल से मैं बताऊं आपको, ये कहना चाह रहा है कि सपोज करो जैसे 100 रुपए से, अभी जो लॉ है कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो ये कि 100 रुपए से नीचे का, ऊपर का कोई भी चीज हो, अमाउंट से ऊपर का कुछ भी हो, आपको रजिस्टर्ड ही करना है, ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। तो उससे नीचे का मान के चलो कोई चीज है, तो उसके लिए आप ओरल एविडेंस दे सकोगे। बस इतनी सी बात ये कह सकता है, उसके लिए आप उसे रद्द करने के लिए या उसमें मॉडिफाई करने के लिए दे सको। ठीक है। अब आपने मान के चलो कोई 50 रुपए का कोई लेन देन हो, अब उसके लिए लोन का कोई किया हो कॉन्ट्रैक्ट आपस में, तो अब उसके अंदर कंडीशंस लिखी हो, तो उसके लिए कह रहे हैं कि आप उसमें मॉडिफाई के लिए या रिसेंट के लिए, रद्द करने के लिए या उसमें कुछ मॉडिफाई करने के लिए आप ओरल एग्रीमेंट दे सकोगे। इतनी सी बात कहता है ये प्रोवाइजर। Provided also that any uses or custom by which incidents not expressly mentions in any contract are usually annexed to contract of the description may be proved। अब ये प्रोवाइजर हमें बताता है किसी कस्टम्स और यूजेस के बारे में, कि कोई कस्टम हो, कोई यूजेस वगैरह हो, और जनरली उनके बारे में किसी जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसको राइटिंग में रिड्यूस कर लिया था, डॉक्यूमेंट में रिड्यूस कर लिया था, लॉ के द्वारा भी ऐसा रिक्वायर था कि उसे राइटिंग में किया जाए, रिड्यूस किया जाए, लिखित में बनाया जाए, हमने किया है। और अब ऐसा है कि वो कस्टम्स और ऐसी चीज है, वो चीज मेंशंस नहीं है, एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो ऐसा माना जाएगा कि वो यूजुअली अनेक्स है उसके साथ। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं बहुत अच्छा। सपोज करो कि एक कोई ट्रक कंपनी है, अब वो ट्रक कंपनी का क्या ऐसा रूल ही बना रखा है, उन्होंने ऐसी रीति बना ली अपना से कस्टम्स है कि भाई साहब जो यहाँ से सामान लेके जाएगा ना, भाड़ा वही आदमी पे करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में तो ये चीज नहीं लिखी कि भाड़ा कौन पे करेगा, पर जनरली ऐसा उनके अकॉर्डिंग है, कस्टम्स के अकॉर्डिंग। तो फिर भाड़ा पे किसने करना पड़ेगा? परचेजर को करना पड़ेगा। तो इस तरह का कभी कोई चीज आती है तो कस्टम्स यूजेस के बारे में नहीं लिखा हुआ है एग्रीमेंट के अंदर, बेशक वो लिखित में हो, तो उसके लिए आप ओरल एविडेंस दे सकोगे और स्टेटमेंट भी राइटिंग में दे सकोगे, और वो एडमिटेड होगी कोर्ट के अंदर। और एक एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा। सपोज करो कि आपने कोई एक धर्मशाला वो लीज पर ली। अब वो धर्मशाला के अंदर कुछ पर्टिकुलर किसी मान के चलो कोई समाज के लोग हैं, या कोई बहुत सारे पुराने इंसिडेंट टाइम से कोई लोग हैं वहां पे कुछ करते आ रहे हैं। अब उसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं गया, पर उनका तो टाइम डेली का होता है, वहां कुछ ऐसी चीज बनी है जिसको पूजने आते हैं, कुछ करने आते हैं। तो अब जिसने लिया है उसके में तो ये चीज लिखी नहीं गई, तो जनरली वो प्रथा का पार्ट है, तो वो अंडरस्टूड समझा जाएगा। तो ऐसी तरह की कोई चीज आती है तो उसके लिए आप भी ओरल एविडेंस दे सकोगे। ये था इस प्रोवाइजो का मतलब। ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रोवाइजो इसी से रिलेटेड था, नेक्स्ट प्रोवाइजो है जो बात कर रहा है आल्सो दैट एनी फैक्ट मे बी प्रूव, वो भी फैक्ट प्रूव करा जाएगा विच शोज, जो दिखाता हो इन व्हाट मैटर द लैंग्वेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग फैक्ट, जो डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूं। अब ये पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट जब बनाया गया तो उसके अंदर इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, इसका क्या मतलब है, उसकी क्या लैंग्वेज है, इसके बारे में अगर बात होती है, बेशक उसे आपने रिटन में रिड्यूस कर लिया हो, तब भी इसके बारे में आप क्या ओरल एविडेंस दे सकोगे, उसकी लैंग्वेज के बारे में कि इस लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, इस भाषा का यहाँ पे मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, इस तरह के बारे में भी आप ओरल एविडेंस दे सकोगे। एक सिंपल लाइन के अंदर मैं बताऊं तो जो सेक्शन 91 के अकॉर्डिंग कोई चीज प्रूव हो चुकी है, ठीक है, चाहे वो ग्रांट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी और एनी अदर मैटर, ठीक है, तो उसके बारे में पार्टी और पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ना तो कोई ओरल एविडेंस दे सकेंगे और ना ही क्या कोई स्टेटमेंट वो
राइटिंग में उनकी एडमिटेड होगी कोर्ट के अंदर। तो ये तो बात हो गई उसकी। और एक्सेप्शन ये बता दिए कि मान लो जहाँ पे डॉक्यूमेंट साइलेंट हो वहां पे आप दे सकोगे, ठीक है। कंडीशन प्रेसिडेंस हो, यूजेस और वो हो तुम्हारे, या लैंग्वेज की बात हो। तो ये कुछ चीजें थी जिनके अंदर मैंने बता दिया। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आई होगी। ये सेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कोर्ट के अंदर प्रैक्टिसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा आपसे इसके प्रोवाइडो के बारे में पूछ सकता है कि इसके बारे में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। इलस्ट्रेशन इसका पूछा जा सकता है कभी कभार। थैंक यू सो मच। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। और आप टेलीग्राम पे जाकर, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।